हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस, जिसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस के रूल्स को कंप्लीट करने से पहले हम टेंस के जो रूल्स होते हैं, लाइक हेल्पिंग वर्ब से संबंधित रूल्स हैं या फिर मेन वर्ब संबंधी रूल्स हैं, या फिर उनमें हम हिंदी सेंटेंस की कैसे पहचान करें, इंग्लिश सेंटेंस की कैसे पहचान करें, इन सब का डिस्कशन हम कर रहे थे। और इसी संदर्भ में, इसी सीक्वेंस में हमने अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस कर लिया था। लास्ट वाला टेंस जो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें हमने डिस्कस किया था कि सिंस और फोर का प्रयोग कैसे किया जाता है। उसमें भी सिंस और फोर का प्रयोग मैंने डायरेक्ट आपको ये तो बता दिया था कि आप डेफिनेट टाइम के साथ सिंस लगाएंगे, या फिर जिसे फिक्स टाइम कह सकते हैं, या जिसे पॉइंट ऑफ टाइम भी कहा जा सकता है। इसके अलावा फोर का प्रयोग इंडेफिनिट टाइम के लिए होता है, या फिर हम कहें पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ये बात तो यहां तक चलिए ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था, कि हम डेफिनेट टाइम और इंडेफिनिट टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करें, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो दोस्तों, इसके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सिंपल तरीके से, और आप बड़े ही एक इजी तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि समझ सकते हैं हम, अगर कोशिश करें तो। ध्यान से समझिएगा। देखिए, कोई भी समय जो आता है, हर समय जो होता है उसका एक निश्चित क्या होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है। ठीक है, समूह होता है का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि जैसे हम सोमवार की यदि बात करें तो उसका एक ग्रुप है कि वो सप्ताह का दिन है, यानी 7 दिन के ग्रुप में से वो आ रहा है। हमने 2 बजे का समय चुना तो 24 आवर्स के टाइम ग्रुप में से आ रहा है। तो कहने का मतलब है, हर टाइम जो है उसका एक निश्चित समूह होता है, और उस निश्चित समूह की अगर हम बात करते हैं तो उस निश्चित समूह के अकॉर्डिंग ही हम पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को डिसाइड कर सकते हैं। तो कैसे, समझिएगा। अगर कोई भी टाइम, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, जो मैं बोल रहा हूं उसे समझिएगा। कोई भी टाइम अगर अपने समय समूह में, यानी कोई भी समय अपने अगर ग्रुप में केवल एक बार आता हो, कितनी बार आता हो, केवल एक बार आता हो, तो दोस्तों वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। और कोई भी समय यदि एक से अधिक बार आ जाए अपने ग्रुप में, या फिर कहें हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा समय है, कितनी बार आता है, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसका दोहरान जो है हम डिसाइड नहीं कर सकें, रिपीटिशन उसका डिसाइड हम नहीं कर सकें कि कितनी बार आ रहा है, देन वो आपका पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। आप कहेंगे सर कैसे? जैसे आप अनुमान लगाइए, जैसे हम, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था सोमवार का, जो कि 7 दिन के ग्रुप में से एक पार्ट है। अब आप बताइए, सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का। उसमें सोमवार कितनी बार आता है? एक बार। मंगलवार एक बार, बुधवार एक बार। क्या लगेगा उसके साथ? सिंस लगेगा। दिन अगर हम मानते हैं 24 आवर्स का होता है, और 24 आवर्स में से आप 2 बजे की बात यदि करते हैं तो दो कितनी बार आते हैं? एक बार। तीन कितनी बार? एक बार। अब आपके दिमाग में जरूर आपने एकदम से बोला होगा, जब मैंने आपसे पूछा है, एक तरीके से इसको डिस्कस किया है कि दो कितनी बार आता है, तो फट से हमारे मुंह से निकल सकता है, दो बार आता है, तीन 2 बार आता है। नहीं माय डियर, दो एक बार ही आता है, तीन भी एक बार ही आता है। और इसीलिए जब इनको 2 बार हम यूज करते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हम ए एम और पीएम का प्रयोग इनके साथ कर लेते हैं। क्लियर है? तो ए एम और पीएम का प्रयोग इनके साथ हो जाता है। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, अपने समय समूह की हम बात कर रहे हैं। लाइक पूरा वर्ष जो है कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स का होता है। उसमें जनवरी कितनी बार? एक बार। फरवरी कितनी बार? एक बार। क्या आएगा? सिंस आएगा। सेंचुरी कितने ईयर्स की होती है? आपके 100 ईयर्स की। उसमें 80 कितनी बार आएगा? एक बार। 81 कितना? एक बार। 82 कितनी बार? एक बार। 90 कितनी बार? एक बार। सिंस लेंगे अपने साथ। दिन में मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मिडनाइट है, इनका एक फिक्स समय होता है, और एक बार ही आते हैं दिन में। तो इन सब के साथ क्या लगेगा? सिंस लगेगा। वर्ष में आपका बर्थडे कितनी बार आता है? एक बार आता है। क्या लगेगा उसके साथ? सिंस लगेगा। नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, पूरा महीना जो है वो कितने दिन का होता है? 30 डेज का। एवरेज 30 डेज का निकालते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि 28 डेज है, 29 डेज है, 31 भी होते हैं,
लेकिन एवरेज मंथ की हम बात करते हैं तो वो 30 डेज का होता है। क्लियर है? 15 तारीख कितनी बार? एक बार। 16 तारीख कितनी बार? एक बार। 17 कितनी बार? एक बार। ऑब्वियसली एक बार। क्या लगेगा इनके साथ? सिंस लगेगा। पूरे वर्ष में क्रिसमस डे कितनी बार? एक बार। गुड फ्राइडे कितनी बार? एक बार। इंडिपेंडेंस डे कितनी बार? एक बार। रिपब्लिक डे कितनी बार? एक बार। तो इन सबके साथ क्या लगेगा? सिंस लगेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 2 आवर्स, 2 घंटे की अगर मैं बात करूं तो कौन से 2 घंटे 24 में से? ये हमें नहीं पता। पता है हमें कौन से 2 आवर्स की बात कर रहा हूं मैं? है 12 से 2 की बात कर रहे हैं, या 1 से 3 की बात कर रहे हैं, या 2 से 4 की बात कर रहे हैं, या 3 से 5 की बात कर रहे हैं? कौन से 2 आवर्स की बात कर रहे हैं हम? नहीं पता हमें। ठीक है, तो इसके साथ चूंकि हमें पता नहीं है कितनी बार आता है या कौन से समय की बात कर रहे हैं, तो ये आपका पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात आती है डेफिनेट और इंडेफिनेट टाइम की, तो इसको भी समझिएगा। ये आपके पॉइंट ऑफ टाइम और इनसे अलग होता है। आपको कई बार सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, सिंस फॉर अगर वो फिल करवाना चाहेगा तो ब्लैंक दे देगा, और जरूरी नहीं है उसके बाद में आपको समय सूचक ही शब्द दे, वो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि समय सूचक शब्द दे। इसके बजाय वो आपको एक पूरा सेंटेंस दे सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है उस पूरे सेंटेंस में जो कार्य किया गया होगा उस कार्य के शुरू होने का समय फिक्स होगा। जैसे आपने अब जब एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोचा, जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया, जिस दिन आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, क्या वो दिन फिक्स नहीं है? एक फिक्स डे ही तो आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था, फिक्स दिन ही तो आपने फॉर्म फिल किया था। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हमें कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस आएगा ऐसा कि जब से मैं, यानी आप कह सकते हैं जयपुर आया, जब से मैं जयपुर आया, तो जयपुर आने का समय फिक्स होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब से मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया तो वो समय फिक्स है, और जो समय फिक्स है उसके साथ सिंस आता है। तो ध्यान रखिएगा कि सिंस का प्रयोग कब होगा? जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? वो समय जो अपने समय समूह में कितनी बार आता है? एक बार आता है। कितनी बार आता है? एक बार आता है। और वो समय जो डेफिनेट होता है, डेफिनेट होने का मतलब है समय सूचक शब्द भले ही ना हो, लेकिन उसमें किया गया कार्य जो होता है उसका हमें पता होता है कि ये कार्य तो हमने उस दिन किया था। एक सेंटेंस का कहने का ही तरीका ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग माय डियर आप सिंस और फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप समझिएगा, मैंने मान लीजिए आपको एक कॉन्सेप्ट दिया और मैंने आपसे पूछा लास्ट डे, और एक आपको मैंने दिया लास्ट डेज। लास्ट डे और लास्ट डेज। अब आप मुझे बताइए, लास्ट डे और लास्ट डेज में से दिखने में तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, केवल इसको हमने एस की हेल्प से प्लूरल बना रखा है, इतना सा है बस। लेकिन क्या दोनों की कंडीशन, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है? नहीं। लास्ट डे कहने का तो मतलब फिक्स हो जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस यस्टरडे। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यस्टरडे के बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट पीछे जो दिन गुजरा है उसकी बात हम कर रहे हैं। और जो फिक्स है तो इसका मतलब डे सिंगुलर आएगा, तो हम इसके साथ माय डियर लगा देंगे क्या? सिंस लगाएंगे। लेकिन यदि लास्ट डेज आ रहा है तो लास्ट डेज यानी डेज तो प्लूरल है, तो कौन से पिछले दिन? हमें पता नहीं है, क्योंकि आज से पहले जितने भी दिन गुजरे हैं वो सब पिछले दिनों में काउंट होंगे। पिछले दिनों में, पिछला दिन बोलना और दिनों बोलना दोनों में अंतर है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो लास्ट डेज जब बोलेंगे तो चूंकि ये डेफिनेट नहीं है, और डेफिनेट नहीं होने की वजह से माय डियर हम क्या लगाएंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। अब अगर आपको इसके साथ में एक वर्ड दे दिया जाए 4 डेज, एक दे दिया जाए आपको लास्ट 4 डेज, और एक आपको दे दिया जाए द लास्ट 4 डेज, ये भी कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है आपको इस तरीके से। अब आपसे कहा गया 4 डेज, 4 दिन। कौन से 4 दिन पता है आपको? नहीं। और जब नहीं पता तो ये इंडेफिनिट है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? 4 का प्रयोग करेंगे। लेकिन माय डियर जब हमने कहा लास्ट 4 डेज यानी जस्ट पिछले 4 दिन की बात हम कर रहे हैं, तो पिछले 4 दिन की बात कर रहे हैं, तो आज जो दिन है इससे पिछले 4 दिन गिन लीजिए। तो आप एक जिस दिन में दिन के ऊपर पहुंचेंगे या दिन के पास पहुंचेंगे वो दिन आपका फिक्स होगा, और फिक्स होगा तो उसके लिए माय डियर आप यूज करेंगे किसका? सिंस का। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्टिकल दी का यूज यहां हो रहा है।
और हमारी ग्रामर में जब हम आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में आर्टिकल दी इज ऑलवेज यूज्ड टू इंडिकेट डेफिनेट सिचुएशन। आर्टिकल दी हमेशा डेफिनेट सिचुएशन बताता है, लेकिन एकमात्र ऐसी कंडीशन जब ये समय सूचक शब्दों के साथ आता है तो ये आपके सिचुएशन बना देता है, कैसी? इंडेफिनिट सिचुएशन बना देता है समय सूचक शब्दों के साथ आने पर। और अगर समय सूचक शब्दों के साथ ये आ जाता है तो ध्यान रखिएगा इंडेफिनिट सिचुएशन बना देता है, और इंडेफिनिट बनाने की वजह से आप किसका प्रयोग करेंगे? यहां फोर का प्रयोग करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये आपके सिंस एंड फोर का यूज है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू दीज कॉन्सेप्ट्स, अगर मैं आपको लास्ट मंथ बोलूं तो लास्ट मंथ के साथ क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली सिंस आ जाएगा। लास्ट वीक बोलूं तो क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली आपका सिंस आएगा। अगर मैं लास्ट मंथ्स बोलूं तो उसके साथ क्या आएगा? फोर आएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ऐसे ही आपको एग्जांपल अपनी तरफ से भी अपने आप को क्या करना है? रिवाइज करते हुआ चलना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए, तो ये हुआ हमारा सिंस फोर का प्रयोग। अब इसके बाद में हम अगले टेंस की कंडीशन पर पहुंचते हैं, और अगले टेंस में आपके पास्ट टेंस में जो आपके कैटेगरीज आती हैं, सब कैटेगरीज इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीक्वेंस ऑफ टेंस में सबसे ज्यादा रूल्स बनाता है ये टेंस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से विशेष तरीके से समझिएगा आप। स्टार्ट करते हैं हम अपना पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का मतलब मैं आपको समझा ही चुका हूं कि यहां पर एक पॉइंट तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको निश्चित रूप से वहां पर शब्द जो मिलेगा वो कैसा शब्द मिलेगा? था जैसा शब्द मिलेगा। जिस वाक्य में, हिंदी वाक्य में था जैसा शब्द मिल जाए, आप तुरंत समझ जाना कि ये पास्ट के अलावा और किसी से संबंधित हो ही नहीं सकता। ना ये प्रेजेंट का होगा, ना ही ये फ्यूचर का होगा, ये पास्ट का ही होगा। दूसरा, पास्ट टेंस में आप यूज करेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे दोस्तों? सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ये आपको विशेष ध्यान देना है। जो मैंने आपको टेंस के स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर बताई थी कि कैसे हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब डिसाइड करते हैं, कौन सा टेंस कौन सी फॉर्म के बारे में बताता है। तो जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज करनी ही पड़ेगी, पास्ट आ रहा है तो सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, और फ्यूचर यदि आ रहा है तो रूट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, है ना? तो वही कंसेप्ट है दोस्तों, ये समझना आप। इसमें फिर हम जब कैटेगरी डिसाइड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, पहली कैटेगरी है आपकी कौन सी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सी कैटेगरी है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा तरीका वही होगा जो हम पिछले टेंसेज में इसको इस तरीके से डिस्कस करते आए हैं। आपके हिंदी सेंटेंसेज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हिंदी सेंटेंसेज में आप ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना है था टाइप वर्ड्स। था जैसे जो शब्द हैं वो आपको मिले, जैसे था, थी, थे। क्लियर है? हालांकि वास्तविक रूप से पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब होगा इसका आइडिया आप लोगों को मैं बता देता हूं। आपको जब एक बार पास्ट परफेक्ट टेंस जब क्लियर हो जाएगा ना, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस करके और तब इन कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। ठीक है? कि तीनों में ही कार्य के होने का बोध होता है कि कार्य हमारे बोलने से पहले ही पूरा हो गया। कार्य हमारे बोलने से पहले ही यदि पूरा हो गया है तो उसके बावजूद हम कैसे इनमें अंतर करें, अलग अलग कैसे मान लिए? ये कार्य तो तीनों में पूरा हुआ, तो फिर अलग अलग क्यों बनाया इनको? तो इसका कारण क्या है वो अपन समझेंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट करने के बाद। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको था टाइप वर्ड्स मिलेंगे, पहली बात, लेकिन विदाउट रहा और चुका टाइप वर्ड्स। पढ़ो इसे ध्यान से और समझो क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है, तो आपको था जैसा कोई शब्द मिलेगा, लेकिन उसके साथ में रहा या चुका जैसा कोई शब्द नहीं मिलेगा। यह विशेष ध्यान रखना है। यह तो एक सिंपल सी पहचान है इसकी, लेकिन वास्तविकता क्या है यह आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो वास्तविकता क्या है इसको भी आप समझिएगा। जब दूसरी कंडीशन है
कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के पूरे होने की बात आप कर रहे हो, यानी एक्टिविटी क्या हो गई है, पूरी हो गई है, कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट है, था और गा टाइप वर्ड्स। समझना ध्यान से इसे, क्या कहना चाह रहे हैं आप कहना चाह रहे हैं कि कंप्लीशन, संपूर्णता को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसकी संपूर्णता, किसी एक्टिविटी की संपूर्णता, और उस एक्टिविटी की संपूर्णता तो होगी, यानी पूरा होने के बारे में बताएंगे, लेकिन ना उसके साथ है आएगा, ना उसके साथ था मिले, और ना ही उसके साथ गा मिले, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मेरा भाई बाजार गया, मैंने खाना खा लिया, अब इसमें आपने खाना खा लिया बोलते हैं ना, परफेक्टनेस तो आ रही है, कार्य के पूरा होने का बोध तो हो रहा है, लेकिन इसमें है, था और गा जैसा कोई शब्द नहीं मिल रहा। तो आप सिंपल तरीके से समझ जाइएगा कि यह आपके पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात यह है कि आपको मैं समझा दूं कि सेंटेंस पढ़ने में हमें कई बार पास्ट इंडेफिनिट जैसा ही लगता है, लेकिन उसमें अंतर क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूं कि ये तो आपके हिंदी सेंटेंस की पहचान है। अब हिंदी सेंटेंस में ही एक सेंटेंस है, वह, या फिर हम कहें उसने खाना खाया था। एक तो सेंटेंस ये है, और एक है वह खाना खाता था। एक सेंटेंस ये है। अब माय डियर, नियमानुसार अगर हम देखें तो था का प्रयोग तो यहां हो रहा है ना, और बचपन से ही हमें जब टेंस टॉपिक पढ़ाया गया तो हमें यह भी बताया गया कि जिन हिंदी वाक्यों का अंत में ता है, ती है, ते हैं होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और जिन हिंदी वाक्यों का अंत में ता था, ता थी और ता थे होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। जबकि माय डियर, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आपको दिखने में भले ही ये पास्ट से संबंधित दिख रहा हो, लेकिन क्या पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा ये? क्या था लगा हुआ कंसेप्ट जो होता है पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है? नहीं, मैंने बताया था पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब पास्ट में तो चार तो पास्ट है ही आपके, लेकिन पास्ट एक्टिविटी या पास्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने पास्ट की किसी एबिलिटी को, कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को या किसी को भी बताना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मैं, जैसे कोई बॉक्स है, भारी बॉक्स है, आप मान लीजिए अपने पुराने दिनों में 40 किलो वजन को यूं ही उठा लिया करते थे, तो आप क्या कहेंगे वहां पर कि मैं 40 किलो वजन उठा सकता था? तो उठा सकता था, तो था तो इसमें भी आ रहा है। बट माय डियर, दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मॉडल्स। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर तो सकते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से? मॉडल्स की हेल्प से। अब मॉडल्स की हेल्प से जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो माय डियर, यहां कुड का प्रयोग किया जाएगा, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट थोड़ी आएगा, ता था, ता थी, ता थे, बता दिया साहब ये पास्ट से संबंधित होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता की बात जब हम करेंगे तो उस वास्तविकता का मतलब होता है, आप इस सेंटेंस को पढ़कर देखो, आप क्या कहना चाहते हैं कि वो खाना खाता था, वह क्रिकेट खेलता था, यानी ये उसकी पास्ट में हैबिट थी। तो माय डियर, इस सेंटेंस से हमें लगता है पास्ट हैबिट का पता, और आप लोग जब मॉडल टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें आपको समझ में आएगा कि पास्ट हैबिट के लिए हम एक मॉडल यूज करते हैं, क्या यूज्ड, क्या यूज करते हैं? यूज्ड। और फिर उसके बाद में आप वर्ब का प्रयोग करते हैं, टू ईट फूड। और माय डियर, ये आपका सेंटेंस ट्रांसलेट होगा इस तरीके से। अब आप बताओ इसमें पास्ट की कंडीशन कहां आई, इंडेफिनिट वाली पास्ट की? जबकि इस सेंटेंस में उसने खाना खाया था, यानी हम रूटीन एक्टिविटी को नहीं बता रहे, हम किसी एक समय विशेष पर एक बार जो खाना खाया उसने, उसकी बात कर रहे हैं। एक बार, दो बार, तीन बार खाया होगा, लेकिन रूटीन में आप नहीं कहना चाहते। आप कह सकते हो उसने 2 बार खाना खाया था, है,
कहीं अपन जिमने जाते हैं तो वहां पर खा लेते हैं 2 बार खाना, जैसे कि एक बार जल्दी खा आते हैं अगर जल्दी बुलावा आ जाए तो, और शाम तक और चले जाओ, मान लो भीड़ में क्या पता लगे, नहीं। तो यानी उसने 2 बार खाना खाया था, उसने 3 बार खाना खाया था, उसने 1 बार खाना खाया था। तो माय डियर, इसमें केवल एक समय में होने वाली एक एक्टिविटी को बताया जा रहा है। एंड माय डियर, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है। क्लियर है? तो ये पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित होने की वजह से ही एट फूड, इसका ट्रांसलेशन सिर्फ ये किया जाएगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए कि हमेशा था होने का काम पूरा होने से पास्ट इंडेफिनिट नहीं बन जाता। सेंटेंस का आपको कंसेप्ट भी समझना पड़ता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब इसमें हम पढ़ते हैं इंग्लिश सेंटेंसेज में कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करें कि ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड हो सकता है। क्योंकि ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही चुका हूं कि हो सकता है कहना क्यों जरूरी है, यहां होता है कहना क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि होता है का तो मतलब है कि ये फिक्स है, बोल दिया तो बोल दिया, ये वर्ड आपके पास्ट इंडेफिनिट से ही संबंधित होंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि टेंस के स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको कंडीशन बता दी थी। क्लियर? तो चलिए, इंग्लिश सेंटेंसेज में क्या होगा, तो दोस्तों अगर मान लो आपको किसी वाक्य में मिल रहा है क्या, यस्टर प्लस टाइम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यस्टर प्लस टाइम मिल रहा है। वैसे तो आपने आज तक यस्टरडे ही सुना होगा, लेकिन वास्तविक क्या है कि यस्टर वर्ड अलग है और डे वर्ड अलग है। यस्टर का मतलब होता है बीता हुआ, क्या होता है, बीता हुआ, और बीते हुए की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ तो कोई भी वर्ड लग सकता है। तो यस्टरडे का मतलब बीता हुआ दिन, यस्टर नाइट यानी बीती हुई रात, यस्टर वीक यानी बीता हुआ सप्ताह, यस्टर मंथ यानी बीता हुआ महीना, कुछ भी हो सकता है। तो यस्टर प्लस टाइम आपको मिल जाए, या फिर दोस्तों आपको लास्ट प्लस टाइम मिल जाए, या फिर आपको प्रीवियस प्लस टाइम मिल जाए, है ना, या फिर आपको अगो मिल जाए, या फिर आपको वंस मिल जाए, या फिर आपको वन प्लस टाइम मिल जाए, जैसे कि वन डे, वन नाइट, हाँ, ऐसा कोई भी शब्द यदि आपको मिल जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, आप उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित मान सकते हो, अगर वो सेंटेंस अलाउ करेगा तो। बाकी दूसरे टेंस में भी जा सकता है वो, आई मीन आपके पास्ट के दूसरी कंडीशन जो है, दूसरी कैटेगरी जो है, उनमें भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये है आपके इंग्लिश सेंटेंसेज की पहचान। तो हिंदी सेंटेंस का पहचानना हमारे समझ में आ चुका, और ये भी समझ में आ चुका। तो अब क्या करें, हम इसके रूल्स पढ़ते हैं कि जब हमें सब कुछ समझ में आ गया कि ये हिंदी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की तो जरूरत पड़ेगी हमें, तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो यहां पर दोस्तों हम लिखेंगे रूल नंबर फर्स्ट, जो संबंधित है आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेज से। कौन से सेंटेंसेज से संबंधित है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंसेज से संबंधित है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेज में ध्यान रखिएगा, आप ये क्या रखेंगे कि नो हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगाएंगे। कौन से सेंटेंसेज में, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, सकारात्मक जो वाक्य होंगे उनमें आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब का मतलब मैं समझा चुका हूं, इसका मतलब है आप ये समझिएगा कि हेल्पिंग वर्ब उस वर्ब को बोलेंगे जो अपने बाद एक मेन वर्ब लेती है। क्या लेती है, मेन वर्ब। यानी ऐसी स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी नहीं बनेगी कि दो वर्ब एक साथ लग जाएं, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए उसके बाद मेन वर्ब आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। बट माय डियर, रूल नंबर सेकंड जो है वो आपका क्या कहता है, दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस।
इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज की यदि हम बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके वहां पर आप पहली बात तो डिड का प्रयोग करते हैं किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसके रूप में दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप डिड का प्रयोग करते हैं और इसके बाद में आप लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगा देते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट। तो इसमें भी विशेष ध्यान रखिएगा कि बेटर है कि फर्स्ट फॉर्म की बजाय आप इसको क्या बोलकर चलें, रूट फॉर्म बोलकर चलें तो ज्यादा बेटर होगा। मैं आपको अब इसमें, क्योंकि जनरल जो इंग्लिश का कंसेप्ट होता है उसमें इसको डिटेल में इतना नहीं आपको बता सकते, वैसे मैंने रूट फॉर्म का कंसेप्ट आपको बता दिया है कि कोई भी ऐसी वर्ब जो दूसरी वर्ब के बाद आती है वो जनरली रूट फॉर्म ही मानी जाती है, उसे आप फर्स्ट फॉर्म न बोलें। फर्स्ट फॉर्म तो आनी होगी तो पहले ही आ जाएगी, तो हम इसको मॉडिफाई करके लिख देते हैं ऐसे ही, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको पहले इसलिए लिखवाई कि यही आपको बुक्स में लिखा मिलता है, ज्यादातर क्लासेज में भी टीचर्स यही कहेंगे कि आपको डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन माय डियर आप याद रखिएगा, ये हमारा एक कंसेप्ट है ग्रामर का कि कोई भी वर्ब जो आती है उसके बाद दूसरी वर्ब जो आती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब एक कैटेगरी होती है, जो आपको वर्ब के दौरान मैंने समझाया था नॉन फाइनाइट। और उस नॉन फाइनाइट में जो इन्फिनिटिव आती है उस इन्फिनिटिव का केस होता है, और इन्फिनिटिव हमेशा क्या कहलाती है, रूट फॉर्म कहलाती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये है, और इसके बाद में रूट फॉर्म जब लग जाएगी तो उसके साथ यानी आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगा रहे हैं, डिड का प्रयोग कर रहे हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट भाई। तो ये आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट है। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस नाम से ही पता लग रहा है कि एक तो इसमें पास्ट वर्ड आ रहा है, दूसरा कौन सा आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ रहा है। और कॉन्टिन्यूअस बोले तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो इसको समझना, वही कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे पहले इसमें कि हम पहचान देखेंगे किसकी, हिंदी सेंटेंस की पहचान देखेंगे। पहले तो किसकी पहचान देखेंगे, हिंदी सेंटेंस की। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन वही जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने लिखा था वैसे ही लिखोगे, विदाउट द टाइम। लेकिन सिर्फ टाइम नहीं, विदाउट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द एक्शन। किसी भी एक्शन के शुरू होने का जो समय होता है वो समय इसमें नहीं मिलता, वो समय इसमें नहीं मिलता। समय तो मिल सकता है लेकिन वो समय नहीं होगा जब कार्य शुरू हुआ, वो समय नहीं मिलता इसमें। तो फिर आप कैसे डिसाइड करें, क्यों, क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे, दो जगह आएगा आपके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कैसे डिसाइड करें दोनों में अंतरम, तो सिंपल सा वही कंसेप्ट है कि जब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम पढ़ेंगे तो दोस्तों उसमें ध्यान रखना कि वहां समय दिया जाएगा, कौन सा समय, लेकिन कार्य के शुरू होने का समय। और पास्ट कंटीन्यूअस में कार्य के शुरू होने का समय नहीं मिलता। बस अंतर इतना सा है। अब इसके बाद में आप इंग्लिश सेंटेंस की जब पहचान पढ़ते हैं तो इंग्लिश सेंटेंस की पहचान में क्या पढ़ेंगे आप, तो इसके कुछ शब्द हैं, वो शब्द मैं आपको लिखवा देता हूं दोस्तों। अगर आपको किसी वाक्य में वैन मिल रहा है या वाइल मिल रहा है, या फिर आपको मान लीजिए देन मिल रहा है, या फिर आपको एट दैट टाइम मिल रहा है, या फिर आपको इन दोज प्लस टाइम मिल रहा है, तो दोस्तों समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित होगा। अगर इनमें से कोई शब्द मिल रहा है तो, और होगा यानी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू सेंटेंस।
तो इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, ये शब्द आपके जब सीक्वेंस ऑफ टेंस टॉपिक आता है, कॉन्सेप्ट आपका, उसके रूल्स आते हैं, सबसे ज्यादा रूल्स बनाते हैं यहाँ। ये है आपके इंग्लिश सेंटेंसेस में हम ये पहचान करें कि दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिफिकेशन वी कैन फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिलेटेड टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसी पहचान के आधार पर हम वहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या फिल कर सकते हैं, वर्ब फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसके रूल्स पर। तो दोस्तों इसके रूल नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है आपकी वॉज एंड वर। तो वर का कंसेप्ट तो आप स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि प्लूरल के साथ चलता है। किसके साथ चलेगा, प्लूरल। अब प्लूरल बोले तो कैसे, जैसे कि एक तो प्लूरल है वी, एक है प्लूरल यू, एक है प्लूरल दे, इसके अलावा प्लूरल नाउन अगर है तो भी आप किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। लेकिन वॉज जो है वो आई एंड सिंगुलर, यानी या तो आई आ जाए और या फिर सिंगुलर कोई कॉन्सेप्ट आ जाए तो उसके साथ आप क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। जैसे कि सिंगुलर का मतलब है ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो। कौन सी नाउन हो दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन हो, वी हैव टू यूज वॉज विद इट, यानी उसके साथ आप वॉज का प्रयोग करेंगे। अब एक आगे जब आप सीक्वेंस ऑफ टेंस डिस्कस करेंगे तो उसमें कंडीशनल सेंटेंसेज आते हैं, और उन कंडीशनल सेंटेंसेज की यदि हम बात करें तो उन कंडीशनल सेंटेंसेज में कोई भी सब्जेक्ट भले ही क्यों ना आ जाए, हमेशा वर का प्रयोग होता है, वॉज कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसका प्रॉपर कारण है जो कंडीशनल सेंटेंस में डिस्कस करके हम कंप्लीट करेंगे इसे। और रूल नंबर सेकंड क्या कहता है माय डियर, रूल नंबर सेकंड दैट इज रिलेटेड टू मेन वर्ब। रूल नंबर सेकंड जो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेन वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। और मेन वर्ब के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो चूंकि नाम ही टेंस का क्या है, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड कॉन्टिन्यूअस वी हैव टू यूज फोर्थ फॉर्म, इट मींस आईएनजी फॉर्म, इट मींस प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म का प्रयोग आप करेंगे तो यहां पर आप लगाएंगे प्रोग्रेसिव फॉर्म ही लिखेंगे, क्योंकि आगे जब हम सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ेंगे तो आप उसमें प्रोग्रेसिव वर्ड का ही यूज करेंगे। आगे हालांकि पहचान के लिए मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट यू हैव टू स्पीक इन दिस मैनर लाइक प्रोग्रेसिव फॉर्म। आपको यही बोलना होगा, ज्यादा बेटर है कि आप इसे प्रोग्रेसिव फॉर्म कहकर पुकारें, ये थोड़ी सी बेटर लैंग्वेज मानी जाती है। आईएनजी फॉर्म तो कोई भी देखकर भी कह सकता है, सिंगिंग है तो सिंगिंग में आईएनजी लग रही है तो कोई भी कह देगा कि इट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, यू हैव टू से प्रोग्रेसिव फॉर्म, आपको एक प्रोग्रेसिव फॉर्म बोलनी पड़ेगी। क्लियर है, यह है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल बेसिक जानकारी। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, क्लियर करते हैं हम। और माय डियर नेक्स्ट टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे बेहतरीन और तरीके से पढ़ा जाने वाला टेंस है ये। कारण क्या है इसके पीछे, कारण यह कि ये वो टेंस है जिसे सबसे गलत तरीके से पढ़ाया जाता रहा। सबसे गलत तरीके से कैसे पढ़ाया जाता रहा, आप ध्यान दीजिएगा। पास्ट परफेक्ट वास्तव में है क्या और इसे पढ़ाया कैसे जाता रहा, आप समझिएगा। इस टेंस को कहा जाता है पास्ट ऑफ द पास्ट। क्या कहा जाता है इसको, पास्ट ऑफ द पास्ट कहा जाता है। पास्ट का भी पास्ट कहा जाता है। अब पास्ट टेंस का भी कोई पास्ट है, कैसे पता लगे कि ये पास्ट का भी पास्ट है, तो इसका मतलब आपको पहले एक एक्टिविटी ऐसी बतानी पड़ेगी जो पास्ट में हुई है, और फिर एक एक्टिविटी ऐसी बतानी पड़ेगी जो उस पास्ट से भी पहले हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहूं कि मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रेजेंट टेंस की जानकारी दी थी, और प्रेजेंट टेंस की जानकारी कब दी थी, पास्ट में दी थी। और पास्ट में जब दी थी, एक तो काम हो गया पास्ट में वो, और उससे भी पहले हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर उस पास्ट से भी पास्ट में हमने पढ़ी थी, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो डिस्कस की थी वो पास्ट परफेक्ट में जाएगी, और जो हमने टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा।
तो कहने का मतलब यह निकला दोस्तों कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान करने के लिए, इसको अस्तित्व में लाने के लिए आपको पहले एक सिंपल पास्ट एक्टिविटी रिप्रेजेंट करनी पड़ती है कि अभी पास्ट में ये हुआ और उससे पहले ये हुआ। जैसे आप एग्जांपल पढ़ते, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो डॉक्टर का आना भी पास्ट में हुआ, मरीज उससे पहले ही मर गया। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, आप स्टेशन कब गए थे? पास्ट में ही गए थे, और पास्ट में उससे भी पहले, आपके पहुंचने से पहले ही पास्ट में क्या हो चुका कि आपके ट्रेन जो थी वो चली गई थी। तो इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस टेंस का नाम ही पास्ट ऑफ द पास्ट है, इसके लिए इसका बेसिक कंसेप्ट समझना कि दिस टेंस कैन नॉट बी यूज्ड इन सिंगल सेंटेंस। ये टेंस जो है आपका कभी सिंगल सेंटेंस में यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पास्ट का पास्ट कहलाता है। सो टू सेंटेंसेस मस्ट बी जॉइंड टुगेदर। इसलिए दो सेंटेंस जो हैं उनको एक साथ जोड़ना पड़ेगा। एंड अदर सेंटेंस मस्ट बी रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो दूसरा सेंटेंस आप यूज करेंगे ना, वो पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा, ये भी फिक्स है। इससे क्या मतलब निकला? इट मीन्स दिस टेंस कैन नॉट बी यूज्ड, दिस टेंस कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी ये आपके कभी भी ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बिना यूज नहीं किया जाता। इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कनेक्ट किया जाना बेहद जरूरी है, और यही इसकी पहचान है। बस आप तो बस ये ध्यान रख लीजिएगा, इसमें हालांकि पहचान हम पढ़ेंगे कि कार्य के होने का बोध, पूरा होने का बोध होता है, उसके साथ था शब्द जब लग जाता है यानी परफेक्ट में चला जाता है, और उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस और दे दिया जाए, तो यानी दो सेंटेंस जब जुड़े हुए हों और दोनों में पहले जो हो जाता है वो आपका होता है पास्ट परफेक्ट, और बाद में जो होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो हालांकि हिंदी सेंटेंसेज और इनकी पहचान हम सीखेंगे, लेकिन बात वो नहीं है। सबसे बड़ी बात है हिंदी सेंटेंस दिया जाए या आपको इंग्लिश सेंटेंस दिया जाए, पहचानने का तरीका यही है कि पास्ट के दो कार्य एक साथ आपको दिए गए हैं, तो उनमें जो पहले कार्य हुआ है वो पास्ट परफेक्ट का, बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कहूं, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी मां खाना पका चुकी थी। अब इन दो काम हो रहे हैं इस वाक्य में, मेरे घर पहुंचने का और मेरी माता के खाना पकाने का। तो मैंने सेंटेंस बोला मेरे घर पहुंचने से पहले मां खाना पका चुकी थी। तो एक बात बताओ, मां ने खाना पका लिया था, तो इसमें क्या काम पहले हुआ है? खाना पकाने का काम, और घर पहुंचने का काम बाद में हुआ है। तो खाना पकाने वाला जो काम है वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और घर पहुंचने का काम है वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। मेरे ऑफिस पहुंचने के बाद मेरा दोस्त वहां आया। अब दो काम हुए, आपके दोस्त के आने का, आपके ऑफिस पहुंचने का। आप मुझे बताओ पहले काम कौन सा हुआ? आपके ऑफिस पहुंचने का। दोस्त का आना बाद में हुआ है, तो आपके ऑफिस पहुंचने वाले काम को हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और आपके दोस्त के आने के जो वर्ब है उसको ले जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो यही इसकी वास्तविक पहचान है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसी से आप हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस दोनों को पहचान सकते हैं। क्लियर है? ये विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी सेंटेंस में यहां कोई ऐसा शब्द विशेष नहीं मिलेगा। चुका था मिल सकता है कई बार, लेकिन हमेशा चुका था मिले ये जरूरी नहीं है। मेरे पिताजी के ऑफिस से आने से पहले मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, तो कहां आ रहा है इसमें चुका था? तो सिर्फ वो आपके जो परंपरागत लकीर के फकीर बनाकर हमें बना दिया गया ना, एक तरीके से बता दी गई चीजें, वो आपके काम में आने वाली नहीं है, कंपटीशन में काम में आने वाली नहीं है। वो एकेडमिक तक तो फिर भी सीमित है, और एकेडमिक्स में भी छोटे लेवल के कैंडिडेट तक सीमित है। आपको तो प्रॉपर तरीका याद रखना है, ये जो मैंने लिखवाया है यही आपकी हेल्प करेगा। एग्जांपल से लिखेंगे जब हम, और समझेंगे इसको बेटर ढंग से। क्लियर कंसेप्ट? ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, जब दो टेंस आ ही रहे हैं तो इसमें रूल की बात कर लेते हैं। पहले इसमें रूल नंबर फर्स्ट कहता है
कि इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, वो होती है क्या, हैड। और रूल नंबर सेकंड कहता है कि इस टेंस में मेन वर्ब जो आती है, चूंकि शब्द इसमें दे रखा है परफेक्ट, और परफेक्ट बोले तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसका मतलब है कि इसमें आप मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है? ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, जो पास्ट इंडेफिनिट के बिना यूज नहीं किया जाता। एंड लास्ट टेंस ऑफ पास्ट सीरीज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको इसमें एक बात समझनी है, वही चीज इसमें समझाएगी। एक मैं कॉमन पहले आपको बता दूं कि इस टेंस में भी सिंस 4 टाइम मिलेगा, जो मिला था हमें कहां, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। दोनों में अंतर कैसे करेंगे हम, तो दोनों में अंतर करने का तरीका बड़ा सिंपल है। अगर थोड़ा सा ध्यान दें आप और इसे जस्ट पहले वाला टेंस आपके समझ में आया हो, तो पास्ट परफेक्ट समझ में आया हो, तो हमने वहां पढ़ा पास्ट परफेक्ट, और जैसा कि शब्दों का मैंने आपको अर्थ पहले बताया था, सिनोनिम उनका डीप मीनिंग जो बताया था कि परफेक्ट का खुद का मतलब पास्ट होता है, और इसीलिए इसको पास्ट जब कह दिया जाता है परफेक्ट को भी, तो दो शब्द पास्ट के हो गए, तो पास्ट का पास्ट हो गया भाई, पास्ट परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब भी पास्ट है, तो पास्ट का पास्ट। अब अगर गौर हम करें तो पता लगता है कि एक पास्ट शब्द तो मिल ही रहा है, परफेक्ट शब्द यहां पर भी मिल रहा है भाई, कॉन्टिन्यूअस आगे मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन परफेक्ट तो मिल रहा है ना। तो एक तरीके से यहां तक पढ़ लो केवल इतना सा फिलहाल के लिए, पास्ट परफेक्ट है इसमें भी, और इसमें भी यदि पास्ट परफेक्ट है, तो आप मुझे बताओ पास्ट परफेक्ट टेंस कभी अकेला यूज होता है क्या, कभी नहीं होता। अभी पढ़ा है हमने कि पास्ट परफेक्ट कभी अकेला यूज हो ही नहीं सकता, उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना जरूरी है। और इसीलिए दोस्तों ये भी टेंस ऐसा टेंस है जो कभी भी सिंगल सेंटेंस में यूज नहीं होता, सो वी हैव टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद दिस टेंस आल्सो। इसलिए इस टेंस के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट आएगा, एग्जाम में यही चीज आपको आइडेंटिफाई करवाएगी। अगर किसी वाक्य में सिंस 4 टाइम दे दिया आपको और ब्लैंक दे दिया कि फिल इन द फॉर्म, फिल द फॉर्म विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि फॉर्म इस ब्लैंक को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से फिल करो, फिल द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसमें आप कैसे पता लगाएं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की फॉर्म आएगी या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की आएगी। अब आपका कंसेप्ट क्लियर कि भैया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो कभी अकेला आ ही नहीं सकता, इसके साथ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जुड़कर आएगा। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सिंस 4 टाइम दिया है और उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस जुड़ा हुआ है, वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और जो अकेला आ रहा है वो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कॉन्सेप्ट क्लियर? नहीं तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो इसमें भी लिखेंगे हम। दिस टेंस also has past perfect condition। इसमें भी कौन सी कंडीशन मिलती है, पास्ट परफेक्ट कंडीशन मिलती है। सो दिस टेंस कैन नॉट बी यूज्ड इन सिंगल सेंटेंस तो फिर क्या करें हम, दिस टेंस इज यूज्ड विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये आपके किस टेंस के साथ में काम में आता है भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ काम आता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब इसमें हमें पता लग गया, तो फिर हमारी कंडीशन आ गई कि हिंदी सेंटेंस की पहचान जब हम करेंगे तो हिंदी सेंटेंस में पहचान करना भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्या हो गया, क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं, तो यहां पर रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था विदाउट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी, और यहां हम लिखेंगे रहा था, रही थी, रहे थे विद द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द एक्शन। जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य के शुरू होने का क्या मिलेगा आपको, समय मिलेगा, शुरू होने का समय मिलेगा। क्लियर है?
तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके एग्जांपल्स एक बार सभी टेंस करके फिर मैं सबके हिंदी सेंटेंस भी और इंग्लिश सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ब्लैंक्स ये सब आपको मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर क्लियर है, आप समझिएगा। अब इसमें इंग्लिश सेंटेंस की अगर हम बात करें तो मैं स्ट्रक्चर वाइज समझा देता हूं आपको, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। सबसे पहली बात तो है कि जब कभी किसी वाक्य में सिंस 4+ टाइम दिया जा रहा हो और उसके साथ दूसरा एक टेंस जोड़ा जा रहा हो, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जोड़ा जा रहा हो, तो इन दोनों को मिलाकर जो टेंस बनता है वो बनता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। कौन सा बनता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंस 4+ टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए। और जब इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट का और सेंटेंस जोड़ दें तो माय डियर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि दिस सेंटेंस मस्ट बी रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस 4+ टाइम तो मिलता है, लेकिन वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस साथ में नहीं जुड़ता। क्लियर कंसेप्ट। अब बात करते हैं हम इस टेंस के रूल नंबर फर्स्ट की, जिसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाते हैं, हम हैड लगाते हैं। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड कहता है बीन इज यूज्ड आफ्टर हैड। हैड के बाद में बीन का प्रयोग किया जाता है फॉर परफेक्टनेस। किसके लिए, परफेक्टनेस, क्योंकि टेंस के नाम में ही क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट वर्ड मिल रहा है। तो उस परफेक्टनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज बीन आफ्टर द वर्ड हैड। हैड के बाद में। रूल नंबर थर्ड कहता है माय डियर, चूंकि इस टेंस के नाम में शब्द ही मिल रहा है क्या, कॉन्टिन्यूअस, सो वी हैव टू यूज प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रोग्रेसिव फॉर्म जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। और वही आपका रूल नंबर 4 लिख लीजिए, वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं इसे। रूल नंबर 4 कहता है कि आपको सेंटेंस में सिंस 4 का प्रयोग करते हुए और क्या यूज करना है, टाइम। जो सिंस के साथ सूटेबल टाइम है वो सिंस के साथ, और 4 के साथ जो सूटेबल है वो 4 के साथ। ये है आपके इस टेंस से आने वाले रूल्स। यानी रूल नंबर फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब बताता है, रूल नंबर सेकंड जो बीन का यूज बताता है कि क्यों हम बीन का यूज करते हैं, और रूल नंबर थर्ड वर्ब की प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज क्यों करते हैं, ये भी हमारे क्लियर हुआ। और सिंस 4 का मैंने आपको कंसेप्ट बता ही दिया, सिंस आता है डेफिनेट टाइम के साथ, 4 आता है इंडेफिनिट के साथ। क्लियर कंसेप्ट। तो दोस्तों यहां हमने अपने पास्ट के ये जो चारों सब कैटेगरीज हैं ये कंप्लीट की। इसके बाद में हमारा काम है अगले टेंस फ्यूचर को कंप्लीट करना। और वैसे ही एक वीडियो में अगली क्लास में हमारा फ्यूचर टेंस जो है उसकी चारों सब कैटेगरीज कंप्लीट हो जाएंगी, और उनके कंप्लीट होते ही फिर हम स्टार्ट कर देंगे अपने सीक्वेंस ऑफ टेंस, जो आपको अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ना ही है। और फिर उसके बाद में मैं सेंटेंसेज के अकॉर्डिंग, सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ टेंस करने से पहले मैं आपको सभी टेंसेज जो हैं उनके हिंदी सेंटेंसेज एक बार लिख के, इंग्लिश सेंटेंस लिख के उनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी होगी, क्योंकि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की पहचान हमें हो ही गई, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां फॉर्म फिल करके एक बार देखेंगे। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंस को कंप्लीट करेंगे, और सीक्वेंस ऑफ टेंस को कंप्लीट करके फिर इसकी एक्सरसाइज करके और फिर हम इसे खत्म करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में आपसे, अगले वीडियो में। इसे रिवाइज जरूर कीजिएगा। इसके जो आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे, और वो मैंने माय डियर डिटेल में इसलिए डिस्कस किए हैं क्योंकि ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न बनाता है खासकर सीक्वेंस ऑफ टेंस से संबंधित। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।